तो चलिए बच्चों अपन देखते हैं नेक्स्ट मोशन इन वन डायमेंशन और वन डायमेंशनल मोशन और मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। तो जब इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले डिस्कशन होना चाहिए रेस्ट बॉडीज एंड मूविंग बॉडीज। आप किसे रेस्ट में कहेंगे, किसे आप मोशन में कहेंगे। तो when the body do not change its position with respect to second body, then the first body is called in rest with respect to second body. And when the body changes its position with respect to second body, then the first body is called in motion with respect to second body. कभी भी रेस्ट या मोशन बताना हो बच्चों तो रिलेटिवली बात की जाती है, क्योंकि यदि आप अपने आप को सोचें और बैठे हुए हो, आप लोग तो सोच रहे हो आप रेस्ट में हो, तो आप गलतफहमी में हो। आप इस वक्त रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। आप अपने रूम के रिस्पेक्ट में नो डाउट रेस्ट में हो, क्योंकि रूम के रिस्पेक्ट में, टेबल के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए टेबल के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। लेकिन वहीं आपसे बोला जाए सन के रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में हैं, क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में अर्थ जो है वो मोशन में है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है और आप सब अर्थ पर हैं। इसका मतलब हम सब मोशन में भी हैं। तो हम लोग जो है रेस्ट में भी हैं, मोशन में भी हैं। ये कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को यदि क्लियर करना है तो इसलिए हमेशा रेस्ट या मोशन रिलेटिवली डिस्कस किया जाता है। टेबल के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, सन के रिस्पेक्ट में आप मोशन में। ऐसे ही बच्चों जैसा यहाँ पर बोला वन डायमेंशनल मोशन, आगे चलकर है टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। ये क्या है वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल? वन डायमेंशनल का मतलब अलोंग सिंगल एक्सिस, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब अलोंग टू एक्सिस और थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब अलोंग थ्री एक्सिस। आप लोग को मालूम है ये थ्री एक्सिस कौन कौन सी हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब कोई बॉडी किसी भी एक सिंगल एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करती है तब हम उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। When the body moves on a straight path, then the motion of a body is called one-dimensional motion. For example, motion of freely falling body from the top of a tower. टावर के टॉप से यदि आप किसी बॉडी को ड्रॉप कर दोगे तो उस बॉडी के मोशन को आप क्या बोलोगे? वन डायमेंशनल मोशन। या स्ट्रेट रोड पर यदि कोई कार जा रही है उसके मोशन को भी आप क्या बोलोगे? वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन वही बॉडी यदि किसी प्लेन पर मूव कर रही है तो उस बॉडी के मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। When the body moves on the plane, then the motion of a body is called two-dimensional motion. For example, motion of points on carom board. For example, motion of balls on billiard or on snooker, और projectile motion, ये सब टू डायमेंशनल मोशन है। अब चूंकि आप लोग को समझने लग गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है आपने, इसलिए आप लोग को मेरी बात भी समझ में आ रही है। पर कैरम बोर्ड का मैंने एग्जांपल दिया तो एकदम ही क्लियर हो गया। कैरम बोर्ड में आपको मालूम है ये यदि हम बात करें ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और मान लीजिए पॉइंट ऐसी जा रही है, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो जब कोई बॉडी किसी प्लेन पर मूव करेगी तब उसके मोशन को हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट है बच्चों थ्री डायमेंशनल मोशन। When the body moves in the sky or space, then the motion of a body is called three-dimensional motion. For example, motion of kite in the sky. For example, motion of molecules of a gas. ये सब एग्जांपल्स हैं थ्री डायमेंशनल मोशन के। जब गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन।
तो इस चैप्टर में जब हम स्टार्ट करते तो सबसे पहले यही मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था और यही मुझे बताना चाहिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो होता है जिसको हम लोग एक साथ डिस्कस कर सकते हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं आप लोग से क्वेश्चन करूं व्हाट इज डिस्टेंस, आप बता सकते हैं टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई बॉडी यदि मोशन में है तो टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो आप बोलेंगे टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यदि मैं पूछूं आपसे डिस्प्लेसमेंट तो आपको बोलना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेट डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन बनती है वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बॉडी ए से बी पर और बी से सी पर जा रही है, यदि मैं आपसे पूछूं जब बॉडी ए पर थी और फाइनली जब सी पर गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपका आंसर होना चाहिए ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस के लिए आप टोटल पाथ लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो आपको बोलना चाहिए ए सी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सेकंड इसमें जो पॉइंट आना चाहिए कंपैरिजन का, तो डिस्टेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट का फिक्स डायरेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी ए से सी पर जा रही है, पहले ए से बी पर और बी से सी पर मान लीजिए ऐसी गई ए से डी पर और डी से सी पर, पाथ बदल गया और इसलिए डिस्टेंस भी बदल गया। कितना हो गया AD प्लस DC, AD प्लस DC, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बदला क्या? नहीं, वो अभी भी AC ही होगा। उसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ उतनी होगी और डायरेक्शन भी फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। फिर बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो दोनों को आप लेंथ के टर्म्स में मेजर करोगे, इसलिए आप बोलोगे m0 L d0। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं यूनिट्स तो आप इजीली बताएंगे डिस्टेंस के लिए इन सीरियस सिस्टम सेंटीमीटर और यहां भी सेंटीमीटर, इन SI सिस्टम मीटर्स और यहां भी मीटर्स। तो ये एक सिंपल कंपैरिजन था, लेकिन यदि हम केवल मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें डायरेक्शन को नेग्लेक्ट करके, और यदि मेरा क्वेश्चन है आपसे इज इट पॉसिबल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्या ये पॉसिबल है कि कोई बॉडी मोशन में है लेकिन उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज पॉसिबल। क्योंकि मान लीजिए सपोज कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर ए से बी पर पहुंच रही है और आपसे पूछा जाए तो कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे ये हाफ सर्कमफ्रेंस 2 पाई r/2 मतलब पाई r,
जबकि रेडियस, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, केवल डायमीटर। आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब बॉडी वन डायमेंशनल मोशन करती है, यदि बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगी ए से बी पर, तो जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। किस कंडीशन में? वन डायमेंशनल मोशन में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं करूं आपसे, क्या डिस्टेंस लेस हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अपन ने डिफाइन किया है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसलिए ये ग्रेटर नहीं हो सकता। यदि आपसे क्वेश्चन करूं, if the body is in motion but the distance traveled by the body is 0, is it possible? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि यदि बॉडी मोशन में है तो कुछ ना कुछ तो पार्ट ट्रेवल करेगी, और इसलिए डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हो सकता। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कोई बॉडी मोशन में है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 या पॉजिटिव या नेगेटिव पॉसिबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, डिस्प्लेसमेंट 0, पॉजिटिव और नेगेटिव सब पॉसिबल है। यदि कोई बॉडी मोशन में है और यदि जिस वक्त अपनी फाइनल पोजीशन को क्रॉस करेगी, उस वक्त इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करेगी, तो डेफिनेटली उस वक्त डिस्प्लेसमेंट उसका 0 माना जाएगा। इसी तरीके से जिस डायरेक्शन में आपको डायरेक्ट किया गया है, यदि उसी डायरेक्शन में आप मूव करते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, टावर के टॉप पर हैं, आपके पास में बॉल है, और उस बॉल को यदि आप डाउनवर्ड नीचे ड्रॉप करना चाहते हैं और उसी डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। लेकिन यदि आपने अपवर्ड थ्रो कर दिया तो इनिशियली उसका डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरीके से बच्चों, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक सिंपल कंपैरिजन है। अभी स्टार्टिंग है, इसलिए हो सकता है आपको ये बहुत मामूली लगे, लेकिन ये मामूली सी चीज आपको बहुत बहुत बड़ी अप्रोच देना चालू कर देगी। तो यदि यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन करता और पूछता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका रेशो हमेशा कैसा होगा, तो आपका आंसर होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। देखो, फिफ्थ पॉइंट के बेसिस पर यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 1। और 6 पॉइंट के बेसिस पर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो होगा वो हमेशा होगा ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। इसका उल्टा यदि क्वेश्चन होता और आपसे पूछते डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो आपका आंसर होगा इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। बच्चों, ये एक सिंपल कंपैरिजन है और हमने एक साथ स्टडी कर ली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल मैं हट जाता हूं
स्क्रीन पर आपको पूरा दिख जाए, और यदि आप नोट करना चाहें वीडियो के थ्रू तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपने नोट्स बना सकते हैं। पर यदि आपकी इच्छा है कि हम स्टडी करना चाहते हैं स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में, तो वो भी आप एक साथ स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से काफी फास्ट और पूरा पूरा कंप्लीट स्टडी हो सकती है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज स्पीड और व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप इजीली बता सकते हैं। स्पीड की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखो बच्चों, यदि कोई बॉडी ए से बी पर जा रही है और x डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है t टाइम में, तो t टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, 1 सेकंड में x बाय t, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्पीड। x भी डिस्टेंस है और x बाय t भी डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस है इन टाइम t और ये डिस्टेंस है इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको बोलते हैं स्पीड। इसलिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी, वैसे भी बच्चों याद रखो, आप कितनी डेफिनेशन याद करोगे, यदि आप खूब न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और एक बार फॉर्मूला याद हो गया तो आप डेफिनेशन अपने मन से दे सकते हो। तो आपको जैसे यहाँ पर स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब इसकी डेफिनेशन देनी है तो डिनोमिनेटर को 1 कर दो तो न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा उस क्वांटिटी के जिसको आपको डिफाइन करना है। तो इफ t is equal to 1 then speed is equal to distance, और इस बेसिस पर आप डेफिनेशन दे सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 1 सेकेंड पर सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। ये तो एक एग्जांपल है, सारी डेफिनेशन ऐसे ही बताई जाती है। अब जब आपको यहाँ पर मैंने स्पीड का फॉर्मूला बताया तो वेलोसिटी का होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, इसलिए स्पीड स्केलर है। या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है। वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है, या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का हो। इसीलिए तुम लोग देखो, इधर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है, टेंजेंशियल। आप लोग को मैंने बताया है कि अब दिवाली में चरखी चलती है तो उससे जो बारूद के पार्टिकल जल कर निकलते हैं बाहर, वो कैसे निकलते हैं, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब वेलोसिटी टेंजेंशियल है और उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। अब नेक्स्ट थर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप सबको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को लेंथ के टर्म्स में और टाइम को टी,
इसलिए स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L/T, मतलब m0 Lt-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा m0 Lt-1। यहाँ भी m0 Lt-1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको भी आप लेंथ के टर्म्स में मेजर करोगे और टाइम को t, तो L/T मतलब Lt-1। 4 तो नेक्स्ट बच्चों, जैसे हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, तो अब हम लोग को डिस्कस करना चाहिए यूनिट्स। इसकी यूनिट्स इन सीजीएस सिस्टम। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर सेकंड टू द पावर -1। यहाँ भी हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर सेकंड टू द पावर -1। इन एसआई सिस्टम मीटर सेकंड टू द पावर -1, यहाँ भी मीटर सेकंड टू द पावर -1। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट बात करें, ये फोर्थ था पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बच्चों बिल्कुल वैसा ही डिस्कस करना है हमको जैसा हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था। इज इट पॉसिबल speed is greater than velocity if the body is in motion? If the body is in motion, is it possible speed is greater than velocity? क्या कोई बॉडी मोशन में है तो ये पॉसिबल है कि उसकी स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा होगी। स्पीड ग्रेटर हो सकती है क्या वेलोसिटी से? तो आपका आंसर होगा यस। क्यों यस? क्योंकि आपको मालूम है जब डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से सेम टाइम में, तो स्पीड ग्रेटर हो सकती है वेलोसिटी से। भाई कोई बॉडी थी यहाँ से यहाँ में, यहाँ में ए से बी पर और बी से सी पर, और उसको टोटल टाइम लग रहा है टी ए से सी तक पहुंचने में। यदि आपसे पूछा जाए स्पीड, तो आप बोलोगे ए बी प्लस बी सी अपॉन टी। और पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे ए सी अपॉन टी। अब दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है? नो डाउट स्पीड का, ए बी प्लस बी सी। इसलिए स्पीड ग्रेटर हो सकती है वेलोसिटी से। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। जब बॉडी वन डायमेंशन मोशन करेगी, स्ट्रेट पाथ पर ए से बी पर पहुंच रही है और उसको टाइम लग रहा है टी, तो इस सेम टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट ये इक्वल है, इसीलिए उसकी स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल मानी जाएगी। नेक्स्ट, स्पीड लेस हो सकती क्या वेलोसिटी से? तो आपका आंसर होना चाहिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर नहीं हो सकता डिस्टेंस से। आपसे पूछा जाए if the body is in motion but the speed of a body is 0, is it possible? आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि यदि बॉडी मोशन में होगी तो कुछ ना कुछ तो पार्ट ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस तो होगा और कुछ टाइम भी लगेगा, और इसलिए स्पीड जो है वो 0 नहीं हो सकती। कोई बॉडी मोशन में है
लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब हो सकता है। कोई बॉडी मोशन में है लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो उस वक्त वेलोसिटी जीरो, और यदि जो डायरेक्शन बॉडी को दिया गया है, जिस डायरेक्शन में थ्रो करना है, यदि उसी डायरेक्शन में आप इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी, और यदि उसके अपोजिट देंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप घर के छत पर हैं और किसी बच्चे की बॉल ग्राउंड से आपके पास आ गई और मांग रहा है, आपको नीचे थ्रो करना है। यदि आप नीचे थ्रो करोगे तो इसका मतलब आपने जो बॉल को वेलोसिटी दी है वो पॉजिटिव है। लेकिन यदि आपने अपवर्ड थ्रो कर दिया और फिर बॉल पहले अपवर्ड गई और फिर डाउनवर्ड आई, तो जब तक बॉल अपवर्ड जर्नी कर रही है तब तक उसकी वेलोसिटी नेगेटिव मानी जाएगी। तो इसलिए वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव सब होगी। फिर जैसा मैंने वहां क्वेश्चन बताया था आपको, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है ये 5th और 6th पॉइंट बेसिस पर स्पीड और वेलोसिटी इसका रेशियो। तो 5th पॉइंट के बेसिस पर देखो, स्पीड अपॉन वेलोसिटी ग्रेटर देन 1। 6th पॉइंट के बेसिस पर देखो, स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू 1, और इसीलिए ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा। इसका उल्टा वेलोसिटी और स्पीड, इसका रेशियो लेस देन और इक्वल टू 1, ये ऐसा होगा, राइट। अच्छा बच्चों, इसके अलावा यदि मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, आपको पूरी स्क्रीन दिखे। यदि मान लीजिए आपको कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसके अलावा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप किसे कहेंगे? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए कोई बॉडी है और t1 टाइम में x1 डिस्टेंस, नेक्स्ट t2 टाइम में x2 डिस्टेंस, नेक्स्ट t3 टाइम में x3 डिस्टेंस, इस तरीके से बॉडी मूव कर रही है। और यदि आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस होगा x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2 प्लस t3। इसी को बच्चों आप लोग बोल सकते हैं समेशन ऑफ x अपॉन समेशन ऑफ t, और ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके बेसिस पर आप बाकी जो है डिफरेंट केस बनेंगे उनके फॉर्मूले बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें हमको डिफरेंट टाइम पर t1, t2, t3, t1 की करस्पॉन्डिंग स्पीड v1, v2, v3, मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई बॉडी है शॉर्ट टाइम इंटरवल t1 में v1 स्पीड से, नेक्स्ट टाइम इंटरवल t2 में v2 स्पीड से, नेक्स्ट टाइम इंटरवल t3 में v3 स्पीड से मूव कर रहे हैं।
अब आपको एवरेज स्पीड बतानी है, तो आपका बेसिक फॉर्मूला इसी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो आपको सही मायने में यहाँ पर v1 पता है, t1 पता है, तो आप x1 निकाल लोगे। भाई आपको पता है v इज इक्वल टू x बाय t, तो x इज इक्वल टू v इनटू t। इसका मतलब x1 क्या होगा v1 t1, x2 क्या होगा v2 t2, x3 क्या होगा v3 t3। तो आप यही आप बोलेंगे v एवरेज इज इक्वल टू v1 t1 v2 t2 v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। समझाने में टाइम लगता है, और समझाने के बाद समझ जाओगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कम टाइम लगेगा। तो x1 की जगह v1 t1 ये आ गया। अब इसी को आप लिख सकते हो v एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ vt अपॉन समेशन ऑफ t। इतनी भी जरूरत नहीं थी, आपको वैसे ही पता था v इक्वल टू x बाय t, x इज इक्वल टू vt। इसी फॉर्मूले में x की जगह पर आप लिख दो vt अपॉन समेशन t। इसका मतलब v एवरेज इज इक्वल टू समेशन vt अपॉन समेशन t। तो समेशन vt का मतलब हुआ v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। और तुरंत क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें हमको ये इस टाइप के भी होते हैं, जिनमें हमको फर्स्ट डिस्टेंस x1 दिया रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड, नेक्स्ट x2 उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड, नेक्स्ट डिस्टेंस उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड, और हमको फाइंड करना होगा एवरेज स्पीड। तो प्रॉब्लम क्या हो गई अब ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है फर्स्ट 5 किलोमीटर चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 10 किलोमीटर चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 7 किलोमीटर चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, और अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है। मतलब उनने अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड दे दी है और टाइम मिस कर दिया, और आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो आपका बेसिक फॉर्मूला तो यही है, समेशन ऑफ x अपॉन समेशन ऑफ t। हाँ ये बात अलग है कि v इज इक्वल टू होता है x बाय t, तो t इज इक्वल टू x बाय v। तो आप इस बेसिक फॉर्मूले में ही क्या करो, v एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ t इक्वल टू समेशन ऑफ x बाय v। इसका मतलब इस केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन समेशन x बाय v का मतलब x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v2। और आप इजीली, आपको x और v दिया है, सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे बच्चों एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम कर सकते हैं। मैं फिर से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, यदि आपको नोट्स बनाना हो तो आप पूरी स्क्रीन को पॉज करके बना सकते हो। नेक्स्ट, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर एवरेज स्पीड का आपको बताया है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, मैं आपसे पूछूं तो मुझे मालूम है आप लोग का तुरंत आंसर होगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बोल रहे हैं वो आप गलत है। डिस्प्लेसमेंट टोटल नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इसलिए एवरेज वेलोसिटी में सीधे आपको एवरेज वेलोसिटी, इसके लिए आपको केवल बोलना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट केवल एक होता है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अच्छा बच्चों, इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें हमको पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन रहता है और उसकी हेल्प से वेलोसिटी फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, if the position of a particle change according to equation x is equal to 5t square plus 3t plus 9, then find the velocity of a body at t is equal to 3 seconds and find its acceleration। ऐसा आपने डिफरेंशिएशन में भी क्वेश्चन किए। तो जब बच्चों पोजीशन आपको गिवन हो, पोजीशन टाइम इक्वेशन गिवन हो, तो हमको x को डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उससे क्या आती है? वेलोसिटी। उससे वेलोसिटी इक्वेशन बनेगा और वेलोसिटी को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उससे एक्सेलरेशन आएगा। मतलब यदि आपको x की इक्वेशन यदि ये गिवन है, x की इक्वेशन का मतलब पोजीशन टाइम इक्वेशन, और यदि इससे वेलोसिटी निकालना v, तो v होगा dt ऑफ x। यदि हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा? वेलोसिटी। क्योंकि dx का मतलब क्या हो गया? dx डिफरेंशिएशन में आप लोग जानते हैं dx का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। dt मतलब चेंज इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। जबकि यदि आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। क्योंकि आपको दिख रहा है ये लिखा dv by dt, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आप लोगों को पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो कभी भी बच्चों यदि हम x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आएगा। इसका उल्टा यदि AT इक्वेशन, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन ये गिवन हो, यदि एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन गिवन हो तो एक्सेलरेशन का यदि इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसमें पार्टिकल की क्या आएगी? पोजीशन। हालांकि है ये डिफरेंशिएशन से ही कनेक्टेड। आप देखिए जैसे a इज इक्वल टू dv बाय dt, यदि इसको a इंटू dt कर दे ये dv हो जाएगा, इंटीग्रेशन a इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv का मतलब v होता है तो a इंटू dv। मतलब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन। ये बातें बहुत जरूरी थी आपकी, जो आप लोगों को समझ में होना चाहिए कि हम लोग पोजीशन को यदि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन। तो बच्चों इसके बाद मेन जो तुम लोग का था टॉपिक वो था यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना इनफ है।